Hello student, good morning to all of you. How are you? Good. चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, जिसमें आपको ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, सर्किट के बारे में बताया था। तो मैं आज आगे बताऊंगा। मैं आगे से शुरू करूं इससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। चलिए स्टूडेंट, आप ये बताइए कि हम लोग किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट में। यस, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन टू कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर। यस, गुड, वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि ओम्स लॉ क्या होता है। डिफाइन ओम्स लॉ। यस, वेरी गुड। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब करंट फ्लो करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमें एक फार्मूला मिला था V बराबर आई आर। चलिए फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कैसे क्रिएट करेंगे। यस, बैटरी या सेल से। वेरी गुड। चलिए आप ये बताइए कि रेसिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें रेसिस्ट किस वजह से होती है, उसमें बाधाएं क्यों होती है। रेसिस्टेंस की वजह से। वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि ये रेसिस्टेंस के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कि विच फैक्टर अफेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। आपको नहीं पता। ओके, तो चलिए मैं आज आपको इसी के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर क्या होता है, लेंथ। लेंथ कैसे होता है फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है, इसका लेंथ L है, और एक दूसरा इलेक्ट्रिक वायर है, सेम वायर है, बस उसका लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान लीजिए सेम है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे कि जो लंबी वायर होगी उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, लेंथ ऑफ द वायर के। एक आपका लेंथ है L वायर, L लेंथ का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और दूसरा लेंथ है वायर L का, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। देखिए मैंने वायर को मोटा कर दिया। अब रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वायर का, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरी फैक्टर क्या होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल। हमने वायर किस मटेरियल का यूज किया, वो सिल्वर वायर है, कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है। और आप जानते हैं कि सिल्वर वायर इज मोस्ट कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। तो सिल्वर वायर गुड कंडक्टर होता है, यानी कि जितना अच्छा कंडक्टर होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये डिपेंड करता है। अब एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सिल्वर वायर और कॉपर वायर। तो इस तरह से फैक्टर हमें क्या मिला कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस घटेगा, मीन्स R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करेंगे तो R क्या मिला, R रो L/A। ठीक है, R जो मिला मुझे वो क्या मिला, रो L/A। ये रो क्या है, रो क्या है, रेसिस्टिव कांस्टेंट है, यानी कि ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है, उसका रेसिस्टिव कंटेंट। L क्या है, लेंथ है, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो इस तरह से रो L/A हम लोग फार्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब किसी भी वायर में रेसिस्टेंस आएगा तो उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा हीट। लेकिन पहले हम रेसिस्टेंस को सर्किट में जोड़ते कैसे हैं,
सबसे पहले हम देखिए सीरीज की बात करते हैं। हम किसी भी सर्किट में जैसे मान लीजिए यहाँ से आई करंट पास कर रही है, तो यहाँ से भी कौन सी करंट पास करेगी, वही आई करंट पास करेगी। यहाँ से भी कौन सी करंट पास करेगी, वही आई करंट पास करेगी। तो इस तरह से हमें सीरीज में जोड़ दिए। हमने देखा क्या कि एक सीरीज में जोड़ देंगे सारे रेसिस्टेंस को, तो वो सारे रेसिस्टेंस और भी बढ़ा देंगे वायर के रेसिस्टेंस को। तो हम इसको सीरीज में जो होता है तो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर इन तीनों को हटा के एक रेसिस्टेंस लगा दूं तो वो किसके बराबर होगा, तो इन सारे रेसिस्टेंस के अरिथमेटिक सम ही उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होंगे। ओके, तो इस तरह से मैं दूसरे तरीके से भी जोड़ सकता हूँ पैरेलल के रूप में। पैरेलल में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आई जा रही है तो यहाँ आके I1, I2, I3 बट जाएगी। तो अलग अलग रेसिस्टेंस से अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सारे के रेसिस्टिविटी तो बदलते जाएंगे ना, लेकिन ओवरऑल फाइंड आउट करके मुझे आई करंट ही रिटर्न बैक जाएंगे बैटरी में। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है कि जो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डिवीजन होता है तो हम देखेंगे कि किस करंट में कौन सी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। तो हम इस तरह के रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंस के लिए इसके इन्वर्स का सम करते हैं। सारे रेसिस्टेंस के इन्वर्स का सम है उस रेसिस्टेंस के सम का इन्वर्स मिलता है मुझे रेसिस्टेंस का। तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये सीखा कि रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे, और रेसिस्टेंस के क्या क्या अफेक्ट यानी कि कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, किस किस वजह से रेसिस्टेंस घटता या बढ़ता। अब रेसिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट आती है, वायर में हीटिंग इफेक्ट, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने वर्क डन W की बात की कि कितना चार्ज पास हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। अब इसकी बात करेंगे कि पावर क्या होती है। तो पावर का मतलब होता है कि कितना पर टाइम में यानी पर यूनिट टाइम में कितने पावर की यूज किया गया, कितने एनर्जी की कंज्यूम किया गया, उसी को हम पावर कह दिए। अब इस W को हम क्या बोल सकते हैं, Q भी बोल सकते हैं। अब QV बाई T हो गया। तो QV अब हम जानते हैं कि जो मेरा I था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से हमारा Q बाई टी क्या होगा, I के बराबर। तो Q बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर को हम VI के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो पावर को हमें यदि हमें इलेक्ट्रिक करंट पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता हो तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। यदि हमें चार्ज फ्लो पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तब भी पावर निकाल सकते हैं। और हीट एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, यानी कि कितनी एनर्जी यूज हुई। तो ये तो पावर था। अब कितना, तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतना पावर बढ़ता जाएगा। तो हम क्या किए, P को VIT किया। V बराबर क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो V बराबर IR ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ V के जगह पे क्या कर दिए, IR लगाएंगे। तो मेरा जो हीट होगा कंज्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा वो I² RT के बराबर होगा। अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारे होम अप्लायंस में होने वाले रेसिस्टेंस के इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में हम जो अप्लायंस यूज करते हैं वो एक तरह के रेसिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है। हम अपने घरों में टीवी, पंखा, बल्ब, आयरन इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं। तो ये सारे के रेसिस्टेंस, सारे के पावर अलग हैं, यानी सारे अप्लायंस के जो एनर्जी कंज्यूम करने की क्षमता है पर यूनिट टाइम में अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि हम कैसा यूज कर रहे हैं। तो पावर हम क्या किए, पावर का मतलब W बाई टी, मतलब कि एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर W क्या है, W मेरा I² RT है। ठीक है ना, ये I² RT यही एनर्जी था ना। और इसको मैं T से डिवाइड कर दिया, ये T से T कट गया तो मेरा बचा क्या, I² R ही बचा ना। और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, V बटा I हो गई। यानी कि हम ओम्स लॉ से ये जान सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बाई आई। तो यहाँ पर R V बाई आई हो गया, तो I इंटू V बाई आई। इस तरह से I भी, इस तरह से मैं अगर पावर निकालना हो तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट भी पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता हो तब भी हम निकाल सकते हैं। तो हम जो SI यूनिट होता है पावर का वो वाट होता है। अब 1 वाट कितने के बराबर होता है, तो जब 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 वाट। जब ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 किलो वाट। अब 1000 किलो वाट। अब यहाँ देखिए
कि 1000 किलोवाट को हम अगर 3600 सेकेंड मतलब कि 1 घंटे तक लगातार यूज कर दें, 1 घंटे तक लगातार यूज कर दें, तो हम उसी को कहते हैं कि वाट आवर, हम उसको वाट आवर बोलते हैं। और यदि ये किलो मतलब कि किलो वाट आवर, हम इसको कब कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट वाट आवर या किलो वाट आवर, जिसे हम लोग अपने घर में जो बिल आते हैं उनको कह देते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यानी कि इस तरह से हमारे जो घर में एनर्जी कंज्यूम होता है, हमें अब काउंट किया जा सकता है कि हम टीवी कितना चला रहे हैं, फैंस कितने चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर कितने चला रहे हैं, सारे के पावर क्या हैं और हमने कितने देरी चलाए। इस तरह से हम सारे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि हमने अपने घरों में कितना यूनिट एनर्जी का यूज किया। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, आज हमने आपको बताया रेसिस्टेंस का फैक्टर अफेक्टिंग बताया, और क्या बताया, हीट एनर्जी के बारे में बताया कि कैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फिर कितना यूज होता है, इस तरह से, और पैरेलल सीरीज में और सीरीज इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए बताया, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बताया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक वायर के रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो ये हो गया क्या, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। वेरी गुड। चलिए ये बताइए कि अगर मैं रेसिस्टेंस को कम करना चाहूँ तो हमें क्या करना होगा। यस, लेंथ कम कर देना होगा। अगर लेंथ कम करना नहीं चाहते हैं तो एरिया बढ़ा देंगे, मतलब कि तार को मोटा कर देंगे या फिर मटेरियल अच्छा लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आज के लिए इतना ही बता रहे हैं। आप इससे रिलेटेड वर्कआउट प्रॉब्लम कीजिएगा और देख के आइएगा। आज के लिए थैंक यू।